नंबर 14, मानी गई आय, बिल्ड इनकम्स। मानी गई आय वे आय होती हैं जो किसी करदाता की मान ली जाती हैं। अर्थात करदाता ये भी कर सकता है कि वह अपना कर बचाने के लिए अपनी आय को किसी दूसरे के नाम पर ट्रांसफर कर दे और जब यह समाप्त हो जाए तो वापस अपने नाम पर उसे ले ले। तो इसलिए ऐसी आय जो करदाता किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर देता है उसे उस व्यक्ति की आय मान ली गई होती है। इसमें नंबर फर्स्ट आता है बिना संपत्ति हस्तांतरण किए बिना आय हस्तांतरित करना। अर्थात यदि कोई व्यक्ति कोई संपत्ति हस्तांतरित नहीं करता है, सीधे आय हस्तांतरित कर देता है, तो उस आय को उस व्यक्ति की आय, करदाता की आय मान लिया जाता है। धारा 60 के अंतर्गत आता है। नंबर सेकंड है संपत्तियों का खंडनीय हस्तांतरण। यह धारा 61 के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है कि जब हम संपत्ति के पार्ट्स यानी कि उसके किसी भाग को अलग अलग व्यक्तियों को हस्तांतरित कर देते हैं तो उसको भी करदाता की आय मान लिया जाता है। नेक्स्ट नंबर है एक व्यक्ति की आय में जीवन साथी, अवयस्क या पुत्र वधू की आय जोड़ना। यह धारा 64 के अंतर्गत आता है। किसी करदाता की आय में उसके जीवन साथी, उसके अवयस्क या उसकी पुत्र वधू की आय को जोड़ा जा सकता है। ऐसी आय मानी गई आय कहलाती है। धारा 64 के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट नंबर है HUF के सदस्य द्वारा अपनी संपत्ति को परिवार की संपत्ति में परिवर्तित करने से आय। धारा 64(2) के अंतर्गत आता है। अर्थात हिंदू अविभाजित परिवार का कोई सदस्य अपनी संपत्ति को यदि हिंदू अविभाजित परिवार की संपत्ति में परिवर्तित करता है और उसे कोई आय होती है तो ऐसी आय को उस सदस्य की आय मान लिया जाता है। तो इसे क्या बोलेंगे? मानी गई आय। नेक्स्ट नंबर है अन्य मानी गई आय। अन्य मानी गई आय में नंबर फर्स्ट है नगद साख, कैश क्रेडिट। नंबर सेकंड है अप्रदर्शित व्यय जो कि आपने डिस्क्लोज नहीं किए हैं एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट नंबर है स्पष्ट ना किया गया धन। ऐसा कोई भी अमाउंट जो कि आपने एक्सप्लेन नहीं किया है, जिसका आपके पास क्लैरिफिकेशन नहीं है। हुंडी पर उधार लिया गया ऋण। अगर आपने हुंडी पर ऋण उधार लिया है तो उसे भी आपकी आय माना जाएगा। AOP या BOI का कोई सदस्य है और उसको कोई आय प्राप्त हुई है तो उसे भी मानी गई आय में शामिल किया जाता है। मानी गई आय पर कराधान कैसे होता है? यह धारा 115 BBE के अंतर्गत आता है। इस पर 60% टैक्स लगाया जाता है, 25% सरचार्ज लगाया जाता है और 4% HEC लगाया जाता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाया जाता है। इसके बाद आता है कर की वसूली यानी कि रिकवरी ऑफ टैक्स। कर की वसूली कर निर्धारण अधिकारी करदाता से तो करता ही है, लेकिन यदि कोई दूसरा व्यक्ति जिसकी वास्तव में वो आय उसे प्राप्त हुई है या अर्जित हुई है तो उससे भी वो क्या कर सकता है? उससे भी कर की वसूली कर सकता है। आय का संकलन। आय का संकलन क्या होता है? आय के संकलन का मतलब है कि आय को जोड़ना। किसी करदाता की आय में जो उसकी मानी